Hi everyone, and in today's video we will be covering the topic Government's Approach of your Class 12 Political Science chapter Challenges of Nation Building। तो बेसिकली हमने देखा कि कैसे जो है प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना टू इंडिया इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही थी टू इंटीग्रेट दीज प्रिंसली स्टेट्स टू इंडिया। सो द इंटरिम गवर्नमेंट। अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या चीज़ है? बेसिकली हमें इंडिया को आज़ादी कब मिलती है? इन द ईयर 1947, राइट। और हमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हमें पता चलेंगे कि हमारी इलेक्शंस का कैसे रूल होगा। जब इलेक्शंस होंगे तब जाके गवर्नमेंट बनेगी। तो हमारी जो फर्स्ट इलेक्शंस होते हैं फिर गवर्नमेंट बनती है, वो किस ईयर में बनती है? 1951 to 52। तो 1951 to 52 और 1947 के बीच में भी तो कोई होना चाहिए ना इंडिया को संभालने के लिए आज़ादी के बाद, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी टाइम लगेगा और हर एक अरेंजमेंट करने में भी टाइम लगता है। तो इस दौरान जिस गवर्नमेंट ने इंडिया को संभाला है उसी को हम इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। इंटरिम मतलब कि टेम्पोरेरी गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ टाइम के लिए है, इट्स नॉट परमानेंट एंड इट वाज गोइंग टू चेंज। तो ये होती है इंटरिम गवर्नमेंट। अभी इंटरिम गवर्नमेंट क्या बोलती है? एक फर्म यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्टांस लेती है अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट साइजेस। मतलब कि ये एकदम क्लियर कर देती है और स्ट्रिक्ट बोल देती है कि हमें जो है हम इंडिया को डिवाइड नहीं होने देंगे इनटू दी स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ जो अलग अलग साइज़ के, क्योंकि कई तो बहुत बड़ी थी, कई छोटी छोटी सी थी। बहुत बड़ी फॉर एग्जांपल हैदराबाद है ना, तो उनका साइज़ डिफरेंट था, फिर इनका रूल करने का या उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट था, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट चीज़ें थी, जिससे जो था इंडिया का डिवीजन हो सकता था। क्योंकि अंडर दी माउंटबेटन प्लान यानी कि जो ब्रिटिशर्स का प्लान था व्हेन दे वर लीडिंग इंडिया, तो उन्होंने इंडिया को आज़ाद कर दिया था, साथ ही साथ उन्होंने इंडिया का पार्टीशन भी कर दिया था इनटू पाकिस्तान। तो जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, है ना। एक तो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी थी या ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस, और एक प्रिंसली स्टेट्स थे। तो ब्रिटिश इंडिया वाली टेरिटरी तो गवर्नमेंट के पास चली गई, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को वो एक ऑप्शन छोड़ के गए कि इफ़ यू वांट टू जॉइन इंडिया यू कैन जॉइन इंडिया, इफ़ यू वांट टू बी विद पाकिस्तान यू कैन बी विद पाकिस्तान, और इफ़ यू वांट टू रिमेन इंडिपेंडेंट यू कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन छोड़ के चले गए ब्रिटिशर्स अंडर दिस माउंटबेटन प्लान, विच वॉज डेंजरस फॉर अस बिकॉज हमें तो पता है ना वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को कितना पसंद करते हैं। बट अगर इंडिया डिवाइड हो जाता तो वी नो दी टेक्निकलिटीज़ एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड द डिफ़िकल्टीज़ वी माइट हैव फेस्ड। यहाँ पर आते हैं सरदार पटेल, जिनका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए, एंड दैट इज़ वाई हमें उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी देखने को मिलती है, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, और इसके जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे सरदार पटेल। So Sardar Patel was the Deputy Prime Minister and the Home Minister of the duration of the interim government। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल पीरियड रहा है ये हमारा आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जहाँ पे सरदार पटेल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इनका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ये रूलर्स के पास जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, हर एक रूलर के पास वो पर्सनली जाते हैं, मिलते थे, उनको नेगोशिएट यानी डिस्कशंस होती थी, वो उनको परसुएड करते थे, कन्विंस करते थे, कभी कभार बहुत फर्मली भी करते थे और डिप्लोमेटिकली तो वो करते ही थे, फॉर्मली क्लेवरली, है ना। और वो है इस तरीके से बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में ले आए, ठीक है, बाय नेगोशिएटिंग। ठीक है, उन्होंने सारे तरीके अपनाए, उन्होंने साम दाम दंड भेद हर एक तरीका अपनाया है, एंड ही वॉज इवन सक्सेसफुल टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ देम इनटू द इंडियन यूनियन। बट आपको ये ईजी लग रहा होगी, अरे उनको जाके बात ही तो करनी थी और उनको इंडिया में तो लाना था, बट इट वॉज़ नॉट ऑल ईजी। एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है जो स्किलफुल परसुएशन मांगता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है ताकि यू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट करने का।
जैसे कि अगर आप उड़ीसा को देखते हो, आज के उड़ीसा को देखते हो, तो उस टाइम पे ये उड़ीसा 26 और स्मॉल स्टेट्स में बटा हुआ था. सो ही वुड गो टू ईच वन ऑफ देम एंड ही वुड आस्क देम टू कम एंड जॉइन द इंडियन यूनियन. ऐसे ही जो गुजरात का सौराष्ट्र रीजन है उसमें 14 बिग स्टेट्स थे और 119 स्मॉल स्टेट्स थे. मतलब गुजरात की भी सौराष्ट्र रीजन में इतनी सारी डिविजन्स हो रखे हैं और फिर उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन. तो इनको इंडियन यूनियन में लाना, आप खुद इमेजिन कर सकते हो, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच ही हैड डन सक्सेसफुली. डेफिनेटली इसमें आपको बहुत स्किल्स चाहिए, पर्सुएशन स्किल्स चाहिए. तो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि इंटरिम गवर्नमेंट होती है, उसको डिवीज़न नहीं चाहिए इंडिया का इनटू द स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़, क्योंकि माउंटबैटन प्लान के हिसाब से तो वो फ्री थे कि वो इंडिया ज्वाइन करे, फ्री रहे या पाकिस्तान ज्वाइन करे. लेकिन यहाँ पर हम सरदार पटेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं. तो जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी, इट वॉज गाइडेड बाई 3 कंसिडरेशंस. द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू मर्ज द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन, वो 3 कंसिडरेशंस उन्होंने देखी. पहला कंसिडरेशन क्या है? पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन. अब आप देखो, सिविलाइजेशन से पहले भी यहाँ पे किसका रोल चल रहा है? किंग का. क्या है यहाँ पे? मोनार्की है. किंग का बेटा किंग बनेगा, उसका बेटा किंग बनेगा, उसके अंडर ही सारे लोग जी रहे हैं. सो हाउ मोनोटोनस द लाइफ वुड हैव बिकम. डेफिनेटली दे वुड want to have a change in their lives. So जो प्रिंसली स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे, जो जनता थी, उनका क्लियर था एकदम, भाई हमें तो जो है इंडियन यूनियन का पार्ट बनना है. क्योंकि उन्हें साफ साफ दिख रहा था अगर हम एक बार इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाएंगे तो हमें इस किंग से छुटकारा मिलेगा, इसके रूल से छुटकारा मिलेगा, एंड वी वुड हैव अ न्यू एरा इन आवर लाइव्स ऑफ डेमोक्रेसी. सेकेंडली क्या है? द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स. अब ये वही बात है कि आप अपनी ज़मीन जायदाद, अपना पावर क्यों किसी और को देना चाहोगे. तो इसलिए क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी वो अपनी अप्रोच में भी फ्लेक्सिबल थी कि भाई ओके, वी विल grant you some special considerations if you are coming and becoming the part of Indian Union. जैसे कि जब मणिपुर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था तो उसने बोल दिया था कि इंटरनल ऑटोनॉमी हम खुद हैंडल करेंगे. तो यहाँ पर इंडिया अप्रोच क्या है? फ्लेक्सिबल है, राइट. तो वो इस प्लुरलिटी को, इस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करती है और एक बहुत ही फ्लेक्सिबल अप्रोच लेके चलती है टू डील विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन्स. क्योंकि हर एक रीजन की अपनी अपनी खुद की डिमांड होगी ना, तो उसको वो फ्लेक्सिबली अकोमोडेट कर लेते हैं. थर्डली आप देखोगे उस टाइम पे क्या चल रहा था. इंडिपेंडेंस मिली थी, पार्टीशन हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हमें ट्रॉमा भी देखने को मिला बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, जहाँ पे इतना वायलेंस हुआ है. तो ये सब बैकड्रॉप पीछे चल ही रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे इस टाइम पे नॉट ओनली द इंटीग्रेशन ऑफ दी स्टेट्स, बट हमें ये भी देखना है कि क्योंकि हमारा पार्टीशन हुआ है तो हम अपने बॉर्डर एरिया को भी जो है संभाल के रखें, क्योंकि वहाँ किसका, हमारा नेबरिंग पाकिस्तान बन जाता है, जिससे हमें अपना बॉर्डर के जो डिस्प्यूट्स है वो भी क्लियर करने होते हैं. तो जो भी डिमार्केशन होती है टेरिटरी की, और जो इंटीग्रेशन होता है, जो कंसोलिडेशन होता है इन टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है इस टाइम को, और उसको सुप्रीम इम्पोर्टेंस मिलती है. अब क्या होता है कि 1947 15 अगस्त को हम देखते हैं कि पीसफुल नेगोशिएशन से हमने काफ़ी सारे स्टेट्स को इंडिया की टेरिटरी में ले लिया था जो इंडिया की टेरिटरी को टच कर रही थी. उनको हमने इंडियन यूनियन में बहुत ही पीसफुली आराम से पार्ट बना लिया उन प्रिंसली स्टेट्स को. तो जैसे जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो क्या एक अग्रीमेंट साइन करते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट साइन करते थे. ये प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स होते थे वो एक डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट साइन करते थे जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. जिसका मतलब क्या होता है कि व्हेन दैट रूलर हैज़ साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो उनका जो स्टेट है वो अग्री करता है कि येस वी बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तो हो गए थे, बट अगेन देयर वर स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, जिनको बाकियों से इंटीग्रेट करना इंडियन यूनियन में बहुत डिफ़िकल्ट था. फॉर एग्जांपल जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर. तो हैदराबाद और मणिपुर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. यू मस्ट हैव रेड. आगे अभी टॉपिक्स में यू विल बी रीडिंग अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर, एंड इसकी वीडियोस भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. कश्मीर के बारे में वी विल रीड इन चैप्टर 7. जूनागढ़ में क्या हुआ था? अब जूनागढ़ जो है ना वो पाकिस्तान की साइड है, तो और उसका जो रूलर है वो मुस्लिम है.
तो जूनागढ़ का रूलर चाह रहा था कि हमें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, लेकिन उसके जो लोग थे वो चाह रहे थे नहीं, हमको इंडिया के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक प्लेबिसाइड कराते हैं। प्लेबिसाइड बेसिकली वोटिंग होती है, पब्लिक वोटिंग होती है, जहाँ पे सब लोग वोट करते हैं। बिकॉज मेजॉरिटी वोटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो जूनागढ़ वॉज इंटीग्रेटेड इन टू द इंडियन यूनियन। नाउ हेयर ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग, कि जब ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ बोली थी प्रिंसली स्टेट्स को कि इफ़ यू वांट टू जॉइन इंडिया, पाकिस्तान या फिर रिमेन इंडिपेंडेंट, ये डिसीजन इन्होंने किंग या फिर रूलर के हाथ में छोड़ा था कि अगर रूलर जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है तो वो रूलर पे डिपेंड करता है, भले ही वहाँ के लोगों का जो डिसीजन है या जो उनका मन है वो डिफरेंट हो, बट रूलर जो चाहेगा, रूलर जो डिसीजन लेगा, दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। और वही चीज़ कहीं ना कहीं हम मणिपुर के केस में भी देखते हैं, जहाँ पे जो महाराजा होता है मणिपुर का, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जाके साइन कर देता है, बट देन लोग बोलते हैं कि तुमने किससे पूछ के साइन करा। सो बेसिकली वो ब्रिटिशर्स ये चीज़ मेंशन करके गए थे और यहाँ पे खेल बिगाड़ के गए थे कि डिसीजन जो है वो किंग के हाथों में है, ना कि लोगों के। नाउ कम्स द स्पेशल सेगमेंट ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हम इस टॉपिक को क्विकली रिवाइज करेंगे। तो इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। 500 से ज़्यादा यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स रहते हैं जो ऑटोनॉमस और सेपरेट रहना चाहते हैं। गवर्नमेंट की यहाँ पे फर्म अप्रोच होती है, विच वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु वाज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। ये फर्मनेस भी यूज़ करते हैं एज वेल एज डिप्लोमेसी टू यूनाइट द प्रिंसली स्टेट्स इन टू द इंडियन यूनियन। यहाँ पे गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी होती है वो 3 पॉइंट्स पे गाइडेड होती है। पहला, जो लोग थे ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स दे वांटेड टू जॉइन इंडिया। दूसरा, इंडिया इतना फ्लेक्सिबल था दैट इट अलाउड सम ऑटोनॉमी टू सेंसिटिव रीजन्स। और थर्ड क्या था कि बॉर्डर्स मस्ट बी सेटल्ड पोस्ट पार्टीशन। इसके अलावा हमने समझा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या होता है, जहाँ पे थ्रू विच द रूलर्स अग्री लीगली टू जॉइन इंडिया व्हेन दे साइन दिस। कुछ टफ स्टेट्स भी होते हैं, जैसे कि जूनागढ़ में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, विच वॉज सॉल्व बाय प्लेबिसाइड। हैदराबाद में प्रॉब्लम हुई थी, विच रिक्वायर्ड आर्मी एक्शन, ऑपरेशन पोलो हुआ था। कश्मीर में कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं जो हम 7th चैप्टर में पढ़ेंगे। मणिपुर में कैसे इस इशू को हैंडल किया था वो अलग है। तो ये कुछ टफ स्टेट्स हैं जिनको इंटीग्रेट करना इंडियन यूनियन में डिफ़िकल्ट था। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।